क्वालिटी लग रहा है, एचडी क्वालिटी। ठीक है, इमाम बोल नहीं रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो इमाम क्या इमाम कुछ बोलो ना। इमाम को बोलने नहीं आ रहा होगा, उसको माइक अनम्यूट करके फिर बोलना, फिर हाँ वो नहीं आता। अभी सर नया आंसर वाली बार यूज कर रहा है, इसीलिए सिखा देना। कभी म्यूट कर देता है, कभी अनम्यूट कर देता है, पता नहीं चलता है उसको। ना ठीक है, ठीक है। ठीक है, शुरू करें। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग शुरू किए थे चैप्टर 11 मई से। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ वन एनर्जी फॉर्म टू अनदर एनर्जी फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जो कि डील करता है, बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने में किस किस प्रोसेस का यूज होता है, कौन कौन सा थ्योरी, कौन कौन सा प्रिंसिपल उसमें काम करता है, उसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करता है, डील करता है। यहाँ एक पॉइंट है एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म का मतलब होता है कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या हो गया तुम्हारा? ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब देखेंगे कैसे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड है, एक है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल और दूसरा है केमिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रो से बना इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री से बना है केमिकल। मतलब केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करेंगे, यही डिस्क्राइब करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो काम करता है, जो रिएक्शन होता है, उसके लिए सबसे यूजफुल रिएक्शन वो है तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन उसके लिए सबसे यूजफुल रिएक्शन में से है। ठीक है, अब उसके आगे आते हैं। आगे हमको पढ़ना है कि कौन कौन सा टॉपिक उसके लिए जरूरी है। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक उसमें काम करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रोकंडक्टेंस थ्योरी। इलेक्ट्रोकंडक्टेंस थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और यही टॉपिक अभी चल भी रहा है और इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये तुम्हारा बहुत ज्यादा यूजफुल है ऑब्जेक्टिव को लेके। टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी इन मोलर फॉर्म, जिसको मोलर कंडक्टिविटी पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका यूनिट भी हम लोग सर आवाज कट के आ रहा है। अब आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद है जो यहाँ से थ्योरी पोर्शन शुरू होता है, कार्लाउस लॉ। फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट है गैल्वेनिक सेल, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। आगे तुम्हारा जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्स इक्वेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सेल, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, गिव्स फ्री एनर्जी एंड वर्क बाय द सेल, कोरोजन। ये तुम्हारा एक चैप्टर का टॉपिक है और ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में पढ़ना है, हम लोग इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। जो पहला टॉपिक है तुम्हारा, पहला टॉपिक आता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या ठीक है, या कंडक्टिविटी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक दो तरह का सब्सटेंस होता है। ठीक है, एक पहला सब्सटेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? दीज आर अलाउ पासेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टेन स्टेट एंड डिकम्पोज इनटू आयन। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देता है थ्रू मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में ये अपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है अपने अंदर से,
और अपने आयन को ब्रेक कर लेता है इनटू आयन। आयन को ब्रेक करने के कारण ही इसमें एग्जैक्टली करंट का फ्लो होता है। मतलब जैसे हम NaCl और वाटर को लेंगे और जब हम प्योर वाटर को ले रहे हैं तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, मतलब वो करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता है। लेकिन जब हम सॉल्ट और वाटर को ऐड कर लेंगे तो उसके अंदर जो सॉल्ट है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद वो दो आयन में टूट जाएगा, Na और Na प्लस और Cl माइनस में, और उसके बाद वहां से उसका करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो प्रोसेस है, ये तुम्हारा प्रोसेस होता है कि करंट किस तरीके से फ्लो करता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब आयंस के कारण फ्लो करता है। फिर है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा और वो आयन में डिकम्पोज नहीं होगा, आयन में डिकम्पोज नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होने देगा। जैसे इसमें शुगर आता है, ग्लूकोज आया, ठीक है, ये सब आयन में नहीं ब्रेक होते हैं, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता है। फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक किसको बोलते हैं? दीज सब्सटेंस आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिकम्पोज इनटू आयन, मतलब जो सब्सटेंस लगभग ऑलमोस्ट मतलब लगभग डिकम्पोज हो जाता है, आयन में टूट जाता है और जिसके कारण करंट का फ्लो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे H2SO4 है तो ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। फिर है सॉल्ट प्लस NaCl भी इसका एग्जांपल है। अब हम लोग देखेंगे, क्या बोले, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। फिर है जैसे बेस है, सर हाँ अगर हम लोग जो नॉर्मल सॉल्ट वाटर है उसमें अगर शुगर या ये ग्लूकोज मिलाते हैं तो वो उसका कंडक्टिविटी को कम करेगा क्या? हाँ हाँ, नहीं कम नहीं करेगा, उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है एग्जैक्टली। ओके सर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन सा है। जैसे तुम्हारा बेस का अगर तुम्हारा एग्जांपल आता है तो वो है जैसे NaOH KOH। अगर एसिड्स है तो HCl H2SO4 HNO3 हो गया। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा CH3COO NH4। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बनता है, तो इसको तुम लोग ध्यान में रखना कि कौन सा एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा बेस इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसमें हम लोग NaCl को बोलेंगे और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है CH3CONH4। अब आगे आते हैं, आगे है तुम्हारा रेसिस्टेंस। अब हम लोगों को कुछ डिफिनेशन याद रखना है जिसको आगे काम देना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ टू अपोज, रेजिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसको R से डिनोट किया जाता है, मतलब वायर का ऐसा प्रॉपर्टीज कंडक्टर वायर का जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। उसका सिंबल इस तरह का होता है कुछ, और यूनिट इसका होता है ओम। और करंट का क्या डिफिनेशन कर सकते हैं? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। अब आगे आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में जो रिलेशन बताता है, ठीक है, वो साइंटिस्ट थे ओम्स, और उन्होंने अपना एक लॉ दिया था। लॉ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कंडक्टर वायर में जो करंट फ्लो होता है और उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उन दोनों, वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस समानुपाती, यहाँ हो जाएगा करंट, ठीक है। जैसे ये मान लो कंडक्टर वायर है एक, ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर ये मान लो रेसिस्टेंस है, तो इसको पार करने के लिए एनर्जी का कंजम्पशन होता है। तो पहला एनर्जी मान लो E1 है, फिर E2 हो गया। अगर उसने इस पूरे वायर को पार किया है तो यहाँ पे एक डिफरेंस जनरेट होता है जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो बेसिकली तुमको इतना ध्यान रखना है, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V बाय I इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। तो V बाय I, इस कांस्टेंट को हटा के हम लोग R लगाते हैं, जिसको V इक्वल टू IR लिखा जाता है, ठीक है। ये R तुम्हारा रेजिस्टेंस है, और सभी वायर का रेजिस्टेंस अपना अलग अलग होता है और कांस्टेंट होता है। जैसे एल्युमिनियम, सिल्वर और जैसे कॉपर के वायर आते हैं, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इसको I इक्वल टू V बाय R भी लिखते हैं, इसी से तुम्हारा डायमेंशन कैलकुलेट होता है। अब कुछ यूनिट की बात कर लें तो करंट, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट है एम्पियर, जिसको A से डिनोट किया जाता है। R है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट है ओम, और इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है।
उसके बाद भी है तुम्हारा वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट उसका यूनिट है, उसको V से डिनोट करते हैं, और V को ही पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। और R का जो वैल्यू होता है वो होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेम्बियन क्यू ए स्क्वायर, ठीक है, इसी को ओम कहा जाता है, सॉरी सेकेंड क्यू ए स्क्वायर। ये नोट्स तुम लोगों को भेज दिया सर ये क्या बोले क्या kg बोले, चलेगा फिर से बताइए। सर kg m स्क्वायर, उसके बाद पर क्या बोले सर, क्या क्यूब? हाँ सेकेंड क्यू, सेकेंड क्यूब, सेकंड है या सीमेंस है सर? ओके सर। ये तुम्हारा ना एस क्यू है, एक्स क्यू ए स्क्वायर, ये सेकंड है। सेकंड है सर? हाँ सेकंड, सेकंड। ओके सर। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट L ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टिविटी एक्चुअली में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो जिसमें L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर रखा हुआ हो और R का वैल्यू 1 ओम हो और A का जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम लेते हैं तब जा करके हमको रो का वैल्यू कैलकुलेट होता है। तो ये कैसे आवाज नहीं आ रहा। रेसिस्टिविटी एक तुम्हारा कांस्टेंट, अरे आवाज, यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम अगर होता है आ जाएगा आवाज, ठीक है। तो R ये लॉ क्या करता है कि R प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है, ठीक है। मतलब जितना जितना तुम्हारा मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा तुम्हारा। तो सर इसको फिर दोबारा बताइए। देखो रेसिस्टिविटी एक तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। जैसे R एक थ्योरी बनाया गया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ आवाज कट जाता है। हाँ तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सबका कट रहा है क्या? यस सर। यस सर, हमारे कट रहा है। तुम लोग की तरफ भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो। सबका प्रॉब्लम, ठीक है। अब आ रहा है आवाज? हाँ सर। अब आ रहा है आवाज? यस सर। ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे तुम्हारा जो R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A है। तो हम दोनों को मिला देते तो हो जाएगा इक्वेशन R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और R को इसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, R इक्वल टू रो L/A लिखते हैं। तो ये जो रो का निशान है यही तुम्हारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहा जाता है इसी को, ठीक है। रो का यूनिट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ओम सेंटीमीटर होता है और SI यूनिट इसका ओम मीटर होता है, ठीक है। अब देखो अगर सेशन खत्म हो जाता है तो अभी हम फिर से ऑन कर देंगे, तुम लोग फिर से क्लास में आ जाना, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है सर। हाँ ठीक है। क्योंकि 5 मिनट बचा हुआ है, आज हम रिवीजन करा ही देते हैं इसका। तो अभी जैसे क्लास मान लो अभी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो दोबारा आ जाना क्लास में, हम ऑन करेंगे। अब ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आज तीसरा दिन हो जाता है। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है इसको समझो पहले। ये रेसिस्टेंस का उल्टा है, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर, मतलब कि रेसिस्टेंस क्या करता था, करंट को फ्लो होने से रोकता था, हम लोग उसका मेजरमेंट करते थे। इसमें करंट को फ्लो होने देता है, कितना करंट का वैल्यू फ्लो हो रहा है कंडक्टर वायर से, ये मेजर करता है तुम्हारा कंडक्टेंस। इसको G से डिनोट किया जाता है और इसका अलग एक सिंबल है C भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। ये इस